हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लीगल स्टडीज़ में थर्ड चैप्टर जो है आर्बिट्रेशन, ट्रिब्यूनल एडजुडिकेशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चैप्टर का नाम इतना बड़ा था कि मैंने सोचा कि चैप्टर नाम लिखने से अच्छा हम चैप्टर 3 लिख दें। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो एंड तक देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, चैप्टर समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने क्लासमेट्स को भी हमारा चैनल रिकमेंड कीजिए प्लीज़। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक है एडवर्सेरियल एंड इंक्विस्टोरियल सिस्टम। ये हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ा था, यहाँ पे हम फिर से रिवाइज करेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे इसको। तो एडवर्सेरियल सिस्टम में क्या होता है? एडवर्सेरियल सिस्टम में जो जज होता है उनका रोल बहुत कम हो जाता है। जज का एक न्यूट्रल रोल होता है और वो जज क्या करता है कि जो दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों पार्टीज़ अपने अपने एविडेंसेस देंगे, अपने अपने स्टेटमेंट्स देंगे और उन एविडेंसेस और स्टेटमेंट के बिहाफ पे जज अपनी जजमेंट सुनाता है। ये होता है एडवर्सेरियल में। तो एडवर्सेरियल मॉडल में जो एडवोकेट्स होते हैं, जो लॉयर्स होते हैं, उनका मेन रोल होता है। इंक्विस्टोरियल सिस्टम वो सिस्टम होता है जहाँ पे जज भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेटिव होता है केसेस में। जज बताएगा कि उसे किस तरह की एविडेंस देखना है, या फिर जज बताएगा कि कौन से एविडेंस पुलिस को दिखाने चाहिए, और जज बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगा इस केस में। तो यहाँ पे जो एडवोकेट्स का रोल होता है वो मिनिमल हो जाता है और जज खुद इन्वेस्टिगेटर के तौर में सामने आता है। तो ये था एडवर्सेरियल और ये था इंक्विस्टोरियल सिस्टम। अब बात करते हैं कि ये सिस्टम्स कहाँ कहाँ होते हैं, मतलब कौन कौन से देश में होते हैं। तो हम जब बात करें एडवर्सेरियल की, तो एडवर्सेरियल सबसे पहले हम देख लेंगे कि इंडिया में भी एडवर्सेरियल सिस्टम होता है, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टीज होती हैं वो अपने अपने केस प्रेजेंट करते हैं और उनके बिहाफ पे जज अपना जजमेंट देता है। जज ये नहीं देखता कि क्या सही है और ये क्या गलत। जज बस वो देखता है जो उसे एडवोकेट्स दिखाना चाहते हैं। तो इंडिया हो गया, यूके हो गया और यूएसए हो गया। अब हम बात करें इंक्विस्टोरियल सिस्टम की, तो इसमें आ जाएगा है कॉन्टिनेंटल यूरोप। तो ये तो बात हो गई एग्जाम्पल्स की। अब हम बात करेंगे कि क्या होते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एडवर्सेरियल और इंक्विस्टोरियल की। तो सबसे पहले हम आते हैं एडवर्सेरियल के एडवांटेज के पे। हाँ, तो पहली बात, इसमें दोनों पार्टीज को जो विटनेसेस होते हैं कोर्ट में, उन्हें क्रॉस एग्जामिन का मौका मिलता है, क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलता है। इसकी वजह से जो क्रेडिटेबिलिटी होती है वो विटनेसेस की अच्छी होती है। दूसरा इसका एडवांटेज है कि जब दोनों पार्टीज अच्छी तरह से इन्वॉल्व होंगी केस में, तो जो जजमेंट आएगा केस का वो उसे भी लेने के लिए ज़्यादा एक्सेप्टेंस होंगी। तो ये हो गए हमारे दो एडवांटेज इसके। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेज की, इंक्विस्टोरियल के एडवांटेज की। सबसे पहला एडवांटेज होता है इंक्विस्टोरियल का कि एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मतलब काम जल्दी जल्दी होते हैं, काम को टाला नहीं जाता है, क्योंकि जज एक बहुत एक्टिव रोल में होता है। तो जो भी प्रोसीडिंग्स होती हैं वो बहुत जल्दी जल्दी होती हैं। तो पहली कि ये एफिशिएंट होता है, और दूसरा कि इसमें कोई डिफरेंस या डिस्पैरिटी या डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है दोनों पार्टीज में। क्योंकि एडवर्सेरियल में क्या होता है कि अगर पार्टी अमीर है तो वो अच्छा लॉयर हायर करेगी, तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन इंक्विस्टोरियल में ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका लॉयर कैसा भी हो, लेकिन जो मेन रोल होता है वो जज का होता है। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है किसी भी बेसिस के। तो ये तो बात हो गई हमारे एडवांटेजेस की। दूसरा बात करेंगे हमारे डिसएडवांटेज के बारे में। एडवर्सेरियल का सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। क्रॉस एग्जामिनेशन, विटनेस प्रेजेंट करना, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिसकी वजह से बहुत डिले हो जाता है जस्टिस मिलने में। दूसरा,
बहुत कॉस्टली होता है, क्योंकि कोई भी केस लड़ने के लिए जो पार्टीज हैं उन्हें पहले लॉयर्स हायर करने पड़ते हैं और लॉयर्स की फीस बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत कॉस्टली है। और तीसरा, जजेस बहुत तरह से अच्छी तरह से इन्वॉल्व नहीं होते हैं केसेस में, बस उन्हें जो दिखाया जाता है उसी के बेसिस पे वो अपना वर्डिक्ट दे देते हैं, वो सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते हैं कभी। तो ये तो हो गए 3 डिसएडवांटेज एडवर्सेरियल के। अब इनक्वेस्टोरियल के डिसएडवांटेज की बात करें हम, तो इनक्विस्टोरियल में जो जज होता है वो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर के रोल में आ जाता है, तो हो सकता है कि वो जज अब न्यूट्रल ना रह सके, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है इनक्विस्टोरियल सिस्टम का। और दूसरा, जज के पास कोई ऐसी इंसेंटिव नहीं है, मतलब कोई ऐसी वजह नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो केस में, तो हो सकता है कि जज अच्छे से इन्वॉल्व ना हो पाए केस में, ये डिसएडवांटेज है इनक्वेस्टोरियल सिस्टम का। तो ये था हमारा एडवर्सेरियल और इनक्वेस्टोरियल सिस्टम। अब हम बात करते हैं एडीआर, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। अगर सीधे सीधे शब्दों में समझें तो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि हम कोर्ट के बाहर, मतलब किसी भी फॉर्मल जस्टिस को ना लेके हम कोर्ट के बाहर अगर कोई भी समझौता करते हैं या किसी तरह से जस्टिस पाने की कोशिश करते हैं या जस्टिस पाते हैं, तो वो होता है एडीआर, यानी कि अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और बात करें इंडिया में एडीआर की, तो इंडिया में एडीआर बहुत समय पहले से है, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले से एडीआर यूज होता आया है इंडिया में। यहाँ पे हमारी बुक में नाम दिए हैं कि वैदिक एज में, वैदिक टाइम में क्या क्या ट्रिब्यूनल्स इंडिया में प्रिवेल करते थे। सबसे पहला दिया है कुल, फॉर डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू फैमिली, कम्युनिटी, ट्राइब, कास्ट एंड रेस। दूसरा दिया है श्रेणी, फॉर इंटरनल डिस्प्यूट्स इन बिजनेस कॉर्पोरेशन ऑफ आर्टिशियंस। और तीसरा दिया है पगा, पग, फॉर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स, कॉमर्स एंड ब्रांचेस। तो ये 3 एंशियंट टाइम में डिवाइड किए गए थे एडीआर की टेक्निक्स, की कौन कौन से डिस्प्यूट्स किस किस चीज में क्लासिफाइड हैं। और इसी से रिलेटेड पंचायत भी विलेजेस में काम किया करते थे। हम बात कर लेते हैं कि बेनिफिट्स क्या होते हैं एडीआर के, क्यों हम कोर्ट ना जाके एडीआर को चूज करेंगे। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमारे दिमाग में आते हैं वो हैं स्पीडियर, ये तेज होते हैं हमारे कोर्ट के सिस्टम से, इनफॉर्मल होते हैं, ज़्यादा कागजी कार्रवाई नहीं होती है, और चीपर, कोर्ट्स से सस्ते होते हैं, ज़्यादा खर्चे नहीं होते हैं। तो ये तो 3 वर्ड्स में हमने बता दिया कि क्यों हम चूज करेंगे एडीआर को कोर्ट्स के ऊपर। पॉइंट्स दिए जा सकते हैं कि क्यों हम एडीआर को फेवर करेंगे। तो जैसे हम जानते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, उसकी वजह से जो बर्डन या लोड आ रहा है कोर्ट्स पे वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसको कम करने के लिए एडीआर का इस्तेमाल हो सकता है। और कोर्ट्स की जो प्रोसीडिंग्स होते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, तो हर कोई उसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ये एक रीज़न है। कोर्ट्स की कमी है, जजेस की कमी है हमारे कंट्री में, ये भी एक रीज़न हो सकता है क्यों लोग एडीआर को प्रेफर करते हैं। तो ये तो हो गई बात एडीआर के बेनिफिट्स की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एडीआर कि कितने तरह के एडीआर होते हैं, मतलब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन की। आर्बिट्रेशन एक अरेंजमेंट होता है, प्राइवेट अरेंजमेंट होता है, जहां दोनों पार्टीज अपनी मर्जी से आती हैं, एक आर्बिट्रेटर चूज करती हैं और फिर अपना डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाती हैं। क्या बात हमें ध्यान रखनी है कि आर्बिट्रेशन फॉर्मल जुडिशियल सिस्टम से लेस फॉर्मल होता है, मतलब वो इनफॉर्मल नहीं कह सकते हैं लेकिन लेस फॉर्मल कह सकते हैं, और मोर फ्लेक्सिबल। तो आर्बिट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां दोनों पार्टीज आती हैं, अपनी पसंद का एक आर्बिट्रेटर चुनती हैं और उसके बाद वो डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू करती हैं।
तो आर्बिट्रेशन को हम कोर्ट की प्रोसीडिंग के ऊपर इसलिए चूज करेंगे क्योंकि ये लेस फॉर्मल होता है, कम फॉर्मल होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रोसेस। प्रोसेस क्या है आर्बिट्रेशन का? तो प्रोसेस सबसे पहले स्टार्ट होता है कि दोनों पार्टीज एक आर्बिट्रेटर चुनती हैं। आर्बिट्रेटर चुनती हैं। इससे पहले कैसे तय होता है कि हमें आर्बिट्रेशन करना है? या तो दोनों पार्टीज खुद के अग्रीमेंट से आर्बिट्रेशन पे आती हैं, या कोर्ट के रेफरेंस से। कोर्ट कहती है कि आप इस मैटर को कोर्ट के बाहर भी सुलझा सकते हैं, तो आप आर्बिट्रेशन ट्राई कीजिए। तो वो एक होता है बाय रेफरेंस ऑफ कोर्ट। तो यहाँ तक आ गए। फिर जो दोनों पार्टीज होती हैं वो एक आर्बिट्रेटर चुनती हैं। आर्बिट्रेटर मोस्टली नॉलेजेबल पर्सन होता है, वो डिस्प्यूट जिस मामले का होता है उससे जाना पहचाना व्यक्ति होता है, उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से जानता है। फिर उस आर्बिट्रेटर के आगे दोनों पार्टीज अपनी बातें रखती हैं और फिर वो आर्बिट्रेटर एक फाइनल डिसीजन पे आता है जिसे कहते हैं आर्बिट्रल अवार्ड। तो जो जजमेंट कोर्ट में जज देते हैं, उसी तरह से आर्बिट्रेटर आर्बिट्रल अवार्ड देता है जो दोनों पार्टीज पे बाइंडिंग होती है। मतलब जो दोनों पार्टीज हैं उन्हें इस जो जजमेंट या जो आर्बिट्रल अवार्ड आर्बिट्रेटर देता है उसे मानना होता है। एक खास बात आर्बिट्रेशन की ये है कि आर्बिट्रेशन का जो प्रोसेस होता है वो बहुत कॉन्फिडेंशियल होता है। मतलब अगर आपका कोई केस कोर्ट में चल रहा है तो पूरी दुनिया को उसके बारे में पता चल सकता है अगर आप कोई जानी पहचानी हस्ती है। लेकिन अगर आप आर्बिट्रेशन चूज करते हैं तो वो जो भी डीलिंग्स आपकी होंगी, जो भी डिस्प्यूट्स होंगे, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगे और पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को इसके बारे में पता नहीं चलेगा। तो इसीलिए जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज होते हैं वो आर्बिट्रेशन चूज करते हैं। अब हम बात करते हैं, एक वर्ड दिया है हमारी बुक में, इंटीरियम मेजर। इंटीरियम मेजर्स बुक में हमारे दिया है कि आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर होता है वो इंटीरियम मेजर्स दे सकता है। इंटीरियम मेजर्स का मतलब क्या होता है? मतलब टेम्पररी रिलीफ। जैसे जब तक एक केस का जजमेंट नहीं आता है तब तक जज दोनों में से किसी एक पार्टी को कुछ रिलीफ दे सकता है, कोई टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। वही सेम पावर यहाँ पे आर्बिट्रेटर के पास में होती है। जब तक आर्बिट्रल अवार्ड रेंडर नहीं किया जाता है तब तक आर्बिट्रेटर अगर चाहे तो इंटीरियम मेजर यानी कि टेम्पररी रिलीफ दे सकता है पार्टीज को।